हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक और क्वेश्चन डिविडेंड से रिलेटेड। ओके, सो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बे लिमिटेड कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ 2,50,000 इन इट्स सरप्लस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो ये तुम्हारा हो गया सरप्लस का बैलेंस ड्यूरिंग दिस ईयर 2019-20। तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। इसमें क्या हो गया, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 लाख। कैपिटल इज प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ 2,50,000 एंड इक्विटी कैपिटल ऑफ 40,000 शेयर्स ऑफ 10 मतलब 4 लाख। ड्यूरिंग द करंट ईयर कंपनी पेड फाइनल डिविडेंड। कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड पे किया। ऑलराइट, अब इसमें रेट ऑफ डिविडेंड है 10% फॉर इक्विटी और प्रेफरेंस का डिविडेंड रेट हमें दे रखा है 12%। ठीक है, तो ये डिविडेंड आपने पिछले साल का डिविडेंड पे किया है इस ईयर में। सो यहां हमें अमाउंट नहीं दे रखा, बट अगर ये एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन होता है जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया होता और फाइनल अकाउंट्स बनाने होते तो वहां आपको ट्रायल बैलेंस में ये दिख रहा होता डिविडेंड पेड, इक्विटी डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, सीडीटी पेड, ये सारे आपके एज एन एक्सपेंसेस और एज एन अप्रोप्रिएशन ट्रायल बैलेंस में नजर आता है। यहां नहीं आएगा, तो यहां हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड हो जाएगा 12% ऑफ 2,50,000, आपका आ जाएगा 30,000 रुपीज। और इक्विटी आपकी कैपिटल 4 लाख है, तो इसका डिविडेंड आ जाएगा 40,000 रुपीज। सो 30 और 40 ये हम कैलकुलेशन कर सकते हैं रफ में कि हमारा डिविडेंड इतना होगा, डिविडेंड पेड। और उस पर सीडीटी भी जरूर पे किया होगा, तो वो होगा 20.556% पे सीडीटी भी सॉल्व कर लेंगे। ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट करना होगा, मतलब इसको आपको सरप्लस में से एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड फॉर 2019-20। अब ये थोड़ा सा ध्यान से दिन पढ़ने वाली बात है। बोर्ड के डिसीजन है ये। बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके जनरल मीटिंग जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो शेयर होल्डर्स की होती है। तो ये शेयर होल्डर्स के डिसीजन नहीं है, ये बोर्ड के डिसीजन है, ये याद रखना है। वर्ड चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये अभी कंपनी का डिसीजन नहीं है। प्रोवाइड फॉर टैक्स। सो टैक्स तो इन एनी केस प्रोवाइड करना ही होता है, इसके लिए आपको कंपनी के शेयर होल्डर्स की मंजूरी नहीं लेनी होती। सो टैक्स आप देंगे 40%। तो करंट ईयर का प्रॉफिट आपका है 5 लाख, तो इस पर आपको टैक्स पे करना होगा 2 लाख का आप प्रोविजन बना दोगे। ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड एंड सिंकिंग फंड 10% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स आपके बच गए उसमें आपका 10%, मतलब 5 लाख आपका प्रॉफिट था, लेकिन ये प्रॉफिट टैक्स के बिना था। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, टैक्स 40% काटने के बाद, तो उसका आपको 10% सिंकिंग फंड में डाल देना है। मतलब अगर मैं वर्किंग नोट्स के हिसाब से सोचूं तो 5 लाख का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बन जाएगा, 40% ऑफ 5 लाख दैट इज 2 लाख। तो आपका प्रॉफिट बचेगा 3 लाख का। 5 में से 2 लाख का प्रोविजन कर दिया टैक्स का, 3 लाख का प्रॉफिट बचेगा, तो उसका 10%, करंट ईयर प्रॉफिट है 3 लाख, उसका 10% मतलब 30,000 आपको सिंकिंग फंड में डालना है, ये डिविडेंड फंड में डालना है। डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब यहां पर थोड़ी सी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो सकती है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो इमीडिएटली दे विल जंप ऑन टू एंट्रीज की डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, इसकी एंट्री कर दो। बट वर्ड पे मत जाओ, पूरा ध्यान से पढ़ो। ऊपर हमें ये पॉइंट से पहले क्या दे रखा था, दीज आर द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। बोर्ड कह रहे कि डिविडेंड डिक्लेयर करो, तो बोर्ड का वर्ड चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, लेकिन बोर्ड सिर्फ प्रपोज करेगा कि बोर्ड प्रपोज कर रहा है कि इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। बट ये डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा, जब ये शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये बोर्ड का डिक्लेरेशन है, बट बोर्ड के डिक्लेरेशन की कोई वैल्यू नहीं होती अकाउंट्स में डिविडेंड के लिए, तो इसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ये सिर्फ आपका वर्किंग नोट्स में या नोट्स टू बैलेंस शीट में आप लिख देंगे डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द बोर्ड। प्रपोज टू डिक्लेयर कह दो, लेकिन है तो प्रपोजल ही ना। डिक्लेरेशन शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बाद होता है। सो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ डिविडेंड इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। ट्रांसफर 50,000 टू जनरल रिजर्व एंड 40,000 टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। तो ये तो सारे रिजर्व के ट्रांसफर है, एक ही बार में हम कर देंगे। तो अब जर्नल एंट्रीज किस तरह से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये डिविडेंड का क्वेश्चन है, तो नंबर 1 हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, हमारी
जो प्रॉफिट का फिगर है वो ठीक होना चाहिए, करेक्ट प्रॉफिट आना चाहिए। सो आपके जर्नल में प्रॉफिट को ठीक करने के लिए हमें टैक्स को एडजस्ट करना है, क्योंकि आपका ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। सो मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्सेस। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। कितना करना है? 40% ऑफ आपका प्रॉफिट, तो आप 2 लाख का प्रोविजन कर देंगे। ठीक है, अब प्रोविजन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे आप डाल देंगे सरप्लस अकाउंट में। उसके बाद एप्रोप्रिएशन का काम शुरू होता है। सो टू सरप्लस अकाउंट। ठीक है, आपके पास आ गया 3 लाख, ये सरप्लस में एडजस्ट हो जाते हैं। अब आपको एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज करनी है। तो एप्रोप्रिएशन में आपको जो दे रखा है, सबसे पहले क्या कहा है? डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में डालो, सिंकिंग फंड में डालो, जनरल रिजर्व में डालो, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में डालो। तो सब में पैसा ट्रांसफर कर दो। सरप्लस अकाउंट डेबिट कितना कितना आपको डालना है? 2 डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड अकाउंट 60,000, सिंकिंग फंड अकाउंट 10% ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 30,000 बन जाएगा इसका 10%। जनरल रिजर्व, ठीक है, 50,000, और आपके पास क्या आ गया? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 40,000। सो 1,80,000 आपने सरप्लस में डाल दिया। जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है ये एक्चुअल में डिक्लेरेशन है ही नहीं, तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन जो लास्ट ईयर का डिविडेंड पे किया था वो आपको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड पेड अकाउंट, ये पे हो चुके हैं, करंट ईयर में आपने पे कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड अकाउंट एंड सीडीटी अकाउंट। तो इक्विटी में आपने 10% डिविडेंड दिया, तो कैपिटल का 10% 40,000, प्रेफरेंस में 12% ऑफ 2,50,000 30,000। तो सीडीटी कितना बन जाएगा? सीडीटी है आपका 20.556 ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड था 70 का, तो आपका सीडीटी बन गया 14,390, 84,390। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएशन हो गई। तो जो कुछ कहा है उसकी एंट्री कर दी, सिवाय इस डिविडेंड करंट ईयर वाले के, क्योंकि ये प्रपोजल है, ये एक्चुअली डिक्लेरेशन नहीं है। सो हमें जनरल एंट्रीज करनी थी, ये एंट्रीज आप जो कहा है एज इट इज कर दो थी। नेक्स्ट है हमें इन्हें शो करना है बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में किस तरह से हम लिखते हैं? वील बी राइटिंग ओनली रेलेवेंट पार्ट। उस रेलेवेंट पार्ट में भी आपको क्या करना है? हमें सिर्फ फाइनल अमाउंट्स लिखने होते हैं, डिटेल्स नहीं लिखने होते। सो फर्स्ट कंपोनेंट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है? पहला इसका सब हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स। सो शेयर होल्डर्स फंड्स which includes share capital, reserve and surplus। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 and 2। दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें हम क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें इनकम टैक्स का प्रोविजन बनेगा। सो आईटी प्रोविजन मैं लिख रही हूं, ऑल्दो ये भी नोट के थ्रू ही आना चाहिए। सो 2 लाख हो गया। तो यहां पे आप लिख सकते हो रेलेवेंट पार्ट ओनली। अब पहला इसमें नोट्स टू बैलेंस शीट में क्या बनेगा? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 12% प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ 2,50,000, इक्विटी कैपिटल 40,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 4 लाख। सो आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 6,50,000। ठीक है। अब आ गया दूसरी बारी रिजर्व एंड सरप्लस की। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमें जो रिजर्व्स दे रखे हैं वो सब लिखेंगे। तो आपको ट्रांसफर्स तो बताए थे, 4 रिजर्व्स में आपने ट्रांसफर किए, लेकिन किसी का भी बैलेंस नहीं दे रखा। तो हम ओपनिंग बैलेंस नील लेके चलेंगे। डेवलपमेंट डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड नील प्लस ट्रांसफर आउट ऑफ सरप्लस। तो सरप्लस में से कितना ट्रांसफर कर दिया? 60,000। ठीक है। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड, बैलेंस नील,
एड ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, तो कितना ट्रांसफर किया था 10%, 30,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, तो बैलेंस हमारे पास नहीं है, ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस 50,000। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, अगर बैलेंस दे रखे होते हमें पुराने तो हम एज इट इज बैलेंस लेके उसमें ऐड कर देते। ओके, सो 40,000। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, सरप्लस। तो अब सरप्लस में सारी एडजस्टमेंट्स हैं। सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस था 2,50,000, ये हमें दे रखा था। कंपनी कैरिड बैलेंस ऑफ 2,50,000। एड करेंट ईयर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इसमें डाला आपने, जो जो एंट्रीज की है ना वो सारी यहाँ पे लिख दो। ये प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया 3 लाख का। अब माइनस क्या क्या करना है, लेस आप क्या करेंगे, लेस करोगे ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, सिंकिंग फंड, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, तो जितना भी आपने ट्रांसफर किया, लेस डिविडेंड पेड, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड सीडीटी पेड, ये सब आप माइनस करोगे। 40,000, 30,000 एंड 14,390, तो जो कुछ आपने पे किया सब माइनस कर दिया, तो कर करा के आपके पास बैलेंस बच गया 85,610। तो यहाँ पे टोटल आप मिला लो कितना आ जाएगा, सबका टोटल कर दिया सारी रिजर्व्स एंड सरप्लस का, 2,65,610। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 2,65,610। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये भी हमें एज नोट्स लिखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसमें आप क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2 लाख। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज ही आ जाएगा। बट ये डेकोरम आपका रूल कहता है कि सबको हमें एज पर नोट्स लिखना है। तो ये हमारा जनरल एंट्रीज एंड दिस इज हाउ इट विल अपीयर। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये कह देते कि इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या है आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आप बनाते हो, तो हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, 5 लाख लेस टैक्स एक्सपेंस, जिसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर 2019-20, 2 लाख। तो ये आ जाता है आपके पास 3 लाख नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे क्या होता है, ईपीएस सॉल्व करना होता है, जो कि होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास इक्विटी शेयर्स है 40,000 के, तो 7.5 रुपीज, ये आ जाता है आपका ईपीएस। तो इस तरह से आप इनकम स्टेटमेंट अगर आपको कही जाए तो आप उसको भी बना सकते हो। सो जो भी क्वेश्चन में कहा है एज इट इज हमें बना के दे देंगे। सो डिविडेंड के क्वेश्चंस आपके काफी सिंपल होने वाले हैं। अकाउंट्स में कैलकुलेशन होगी, जर्नल एंट्रीज होंगी, पर लेजर अकाउंट्स नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स और बैलेंस शीट वगैरह प्रॉपरली बना सकते हो। सो व्हाट हैव वी डन टिल नाउ, अब तक हमने सारी तरह की एडजस्टमेंट्स कवर कर ली हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल रिवाइज ऑल एडजस्टमेंट्स एट वन गो। सारी एडजस्टमेंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस with all the adjustments. So keep practicing and smiling. Thank you.